बच्चों, आज के क्लास में हम मूल मात्रकों की परिभाषा डिफिनेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया तुम लोगों को कि मूल मात्रक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके पहले भी जान चुके कि मूल मात्रक 7 होते हैं और वो सातों इस प्रकार है। लंबाई के लिए मीटर है, वजन के लिए किलोग्राम है और समय के लिए सेकंड है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, ऊष्मागतिकी के लिए केल्विन है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल है और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला है। ये 7 मूल मात्रक है। आज हम बताने जा रहे हैं ये सातों मूल मात्रक की परिभाषा किस प्रकार है या कैसे दी गई है, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे इसके पहले लिख दिया है कि तुम लोग इसको देखकर ये अच्छी तरह समझ सकोगे कि ये इनकी परिभाषा है। सबसे पहले जो पहला मूल मात्रक है वो मीटर है। भौतिक राशि लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। इसको परिभाषित यहाँ पर किया गया है, मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। इसका परिभाषा ये है कि हम 1 मीटर किसको कहेंगे, कितने लंबा को 1 मीटर कहेंगे, उसके बारे में ये बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जब निर्वात में प्रकाश जब चलती है तो उसमें से 29,97,92,458 यहाँ पर जो देख रहे हो इतने किरणों की जो चौड़ाई होगी वो 1 मीटर के बराबर होगा। मान लिया जाए कि वो उतने किरणों की मीटर की चौड़ाई, उतने किरणों की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये जो दूरी हुआ, ये जो चौड़ाई हुआ, ये जो ब्रेड्थ हुआ, यही 1 मीटर कहलाता है। यानी कि समझने में ये है आसानी कि 1 मीटर कितना बड़ा हो सकता है, कितना लंबा हो सकता है। तो आसान है समझना कि जब निर्वात में प्रकाश की चाल, तुम लोग सब जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो उसके अनुसार जब प्रकाश की किरणें चलती है, वहां से प्रकाश जब चलती है तो उसमें जो किरण है, किरणों की गिनती करना है। कितना गिनती करना है? ये 29,97,92,458 किरणें जितना चौड़ाई का होगा वही 1 मीटर कहलाता है। और मीटर तुम लोग सब जानते हो लंबाई का मात्रक है, तो ये कितना लंबा कितना होगा, तो इतने किरणों की चौड़ाई के बराबर वो मीटर मेरा लंबा होगा। तो आजकल तुम लोग जो देखते हो ये मीटर इतने ही किरणों की चौड़ाई के बराबर है, वो 1 मीटर। ठीक है, इसको समझ गया। अगला है, दूसरा मूल मात्रक है द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, ये तुम लोग सब जानते हो। इस किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में केजी से भी डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी में भी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि प्लांक का जो नियतांक है के नियत मान, उस प्लांक के नियतांक का जो नियत मान है वो 6.62607015 गुना 10⁻⁻34 कण का जो वजन होगा वही 1 केजी या 1 किलोग्राम कहलाता है। यानी 1 किलोग्राम कितना वजन का होगा, कितना बड़ा होगा, कितना वजन का होगा, वो इतने कण इसमें होगा। कितना कण किसी भी पदार्थ के 6 इतना कण जितना बड़ा होगा, जितना वजन का होगा वही कहलाता है 1 केजी। तो 1 केजी इस कण के वजन के बराबर 1 केजी कहलाता है। तीसरा मूल मात्रक है समय का सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड, इसको एसईसी हम लोग इसको डिनोट करते हैं सेकंड, ये शॉर्ट में सेकंड लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम लोग। तो ये सेकंड का परिभाषा ये है कि 1 सेकंड कितना देर होगा, यानी उसमें कितना समय लगना चाहिए, 1 सेकंड में कितना देरी का होगा, कितना उसमें टाइम डायलेशन है उसका है। तो बताया गया है कि सीजियम 133, यानी कि सीजियम एक पदार्थ है, एक मेटल है, उस पदार्थ में जो आइसोटोप्स होते हैं, बहुत सारे आइसोटोप्स, पदार्थ के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से सीजियम का जो आइसोटोप्स है वो सीजियम कौन सा लिया है, सीजियम 133 सीजियम परमाणु के इतने कंपन करने में जो समय लगेगा, यानी कि 9,19,26,31,770 कंपन करने में जो समय लगता है वही 1 सेकंड कहलाता है। यानी 1 सेकंड कितना बड़ा होगा, कितना देर होगा,
तो सीजियम परमाणु का जो ये 133 सीजियम परमाणु उसको उस घड़ी को कंपन करने में, वो एक पेंडुलम होता है, घड़ी होता है। घड़ी तुम लोग जानते हो कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम सब जानता है, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम दोलन करता है तो कहता है कितना इसका कंपन, कितना दोलन, इतना दोलन। ये जो लिखा हुआ है इतना दोलन करने में, उतना कंपन करने में जो समय लगेगा वही कहलाएगा 1 सेकंड, वही 1 सेकंड कहलाएगा। तो उतने ही समय 1 सेकंड है। और हम लोग अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ऐसे आम बोलचाल में तो बोलते हैं 1 सेकंड हो जाता है। तो समझो इतने देर में सीजियम घड़ी का जो सुई है, पेंडुलम है, वह कितना बार 9,19,26,31,770 कंपन कर लेता है। और वह कंपन जितना देर लगता है उसको कंपन करने में उस सीजियम घड़ी को, वह 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड का ये परिभाषा, इतने ही देर का 1 सेकंड होता है। चौथा है मूल मात्रक एम्पियर। ये एम्पियर मूल मात्रक किसका है? विद्युत धारा का। तुम सब जानते हो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर, 1 एम्पियर कितना होगा? तो इसको भी बता दिया गया 1 एम्पियर कितना हो गया। और तुम लोग सब जानते हो ये एम्पियर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने नाम पर विद्युत धारा का उन्होंने आविष्कार किया, तो उस अपने नाम पर उसका मात्रक को रखा है एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना होगा? तो इसमें लिखा है, इस पदार्थ में हम लिख दिए यहाँ पर कि किसी पदार्थ के मूल आवेश के 1.617663 into 10⁻⁻19 कूलम आवेश को 1 एम्पियर, यानी कि किसी भी पदार्थ पर अगर इतना किस पदार्थ के मूल कण पर अगर इतना आवेश है तो हम इसको कहेंगे 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर की धारा कितना होगा? तो इतने आवेश के बराबर होगा। और पांचवा मेरा है केल्विन। ये केल्विन जो है ऊष्मागतिकी का ये मात्रक है, यानी ऊष्मा का मात्रक है केल्विन। तो ये केल्विन कितना होता है, क्या होता है? तो इसको भी परिभाषित कर दिया गया यहाँ पर कि वोल्ट मान, वोल्टामीटर का जो नियतांक होता है H के अनुसार किसी पदार्थ के कण को 1.380649 गुना 10⁻23 जूल कार्य करने में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं केल्विन। यानी 1 केल्विन, वो 1 केल्विन कहलाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ के इतना जूल, किसी पदार्थ के जो कण है, वो कण तुम लोग सब जानते हो, कण हमेशा कंपन करते रहता है। पदार्थ के कण हमेशा कंपन करता है। ये तुम लोग इसके पहले निचले क्लास में भी पढ़े हो। पदार्थ के कण कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा कंपन करते रहता है। तो पदार्थ के कण को इतना कंपन करने में, जितना अगर ऊर्जा का अगर वो मुक्त करता है, यानी इतना कार्य करने में उसे जो उष्मा लगता है, जो उसको ऊर्जा चाहिए, वो ही 1 केल्विन कहलाता है। तो 1 केल्विन कितने बराबर होगा? इतने जूल कार्य के बराबर 1 केल्विन होगा। अर्थात इतना जूल जब कार्य करेगा कोई भी चीज, तो उससे जो उष्मा मुक्त होगा वो केल्विन कहलाएगा। अब छठा जो है मात्रक, मूल मात्रक, ये मोल है। ये पदार्थ का मात्रक है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी मेटर का ये जो यूनिट है वो है मोल कहलाता है। और मोल कितना है उसको किसे परिभाषित करेंगे? मोल का परिभाषा ये है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि C12 आइसोटोप, यानी कार्बन, C फॉर कार्बन 12 आइसोटोप के इतने कण का द्रव्यमान 1 मोल कहलाता है। यानी 6.0221407 गुना 10⁻23 कण का जो वजन होगा वह वजन कहलाएगा 1 मोल। समझ में आ गया कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के इतने कणों का जो द्रव्यमान होगा, इतने कणों का जो वजन होगा, वही वजन कहलाएगा 1 मोल। अब 7वां मूल मात्रक मेरा ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडेला। ये कैंडेला कितने है? ये कैंडेला की क्या परिभाषा है? तो बताया गया है कि 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज वाले एक वर्णी यानी कोहेरेंट विकिरण की दीप्त प्रकाश कैंडेला कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्णी प्रकाश जब किसी पदार्थ से निकाला जाता है, किसी विशेष पदार्थ से निकाला जाता है, तो वो
वो जो उसमें जो उसकी आवृत्ति होगा, उसकी कितनी आवृत्ति होना चाहिए? 540 गुना 10 पर पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होगा, वो जितना दूर तक फैलता है, वो कण जितना दूर तक कंपन करता है, वही कैंडला कहलाता है, वही ज्योति तीव्रता कहलाता है, जिसका मात्रक हम लोग कैंडला कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये चारों को परिभाषित कर दिए हैं। इसको तुम लोग इसको लिख सकते हो, उतार सकते हो, देख रहे हो, इसको बार बार देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया हुआ रहेगा, वहां पर भी जाके इसको देख सकते हैं। तो ये है मूल मात्रक और उसकी परिभाषा। उसके आगे थोड़ा सा और आज हम कुछ बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जब मूल मात्रक को मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, भौतिक राशि को मैंने समझ लिया, तो अब ये जानेंगे कि मूल मात्रक को डिफाइन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। मूल मात्रक को और जानकारी के लिए उसको विशेष गुण और विश्लेषण करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो विश्लेषण करने के लिए बीमा की आवश्यकता होती है। बीमा, तो आज हम बीमा के बारे में बताएंगे। इसको जरा हम इसको मिटा देते हैं और बीमा के बारे में आज बताएंगे। डायमेंशन के बारे में बताएंगे। वो डायमेंशन एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी भी भौतिक राशि को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, और मूल मात्रक की विशेषता को जानने के लिए, इसकी विशेष गुणों को जानने के लिए हमको डायमेंशन यानी बीमा की आवश्यकता होती है। तो अब हमने इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ा दिया, और इस क्लास में ये बता रहे हैं कि बीमा क्या चीज है। भौतिक राशि की बीमा, यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं, भौतिक राशि की बीमा। भौतिक राशियों की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति का विश्लेषण बीमा के द्वारा करते हैं। याद रखोगे, किसी भी भौतिक राशि की बीमा या किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति का विश्लेषण उसके बीमा द्वारा करता है, क्या जाता है। और बीमा मूल मात्रकों के द्वारा होता है, यानी कि बीमा मूल मात्रकों से, यूं कहो कि बीमा मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है, अर्थात मूल मात्रक से बीमा आती है। तो बीमा भौतिक राशि की प्रकृति को विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है, और उसके लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि ये जो भौतिक राशि है, इसका प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए हमें बीमा की आवश्यकता होती है, और बीमा मूल मात्रक से उत्पन्न है, अर्थात मूल मात्रकों को जब व्युत्पन्न बनाते हैं तो उससे मेरा बीमा का निर्माण होता है, अर्थात हम उसकी बीमा को जानते हैं। तो बीमा का अगर हम परिभाषा दें, बीमा किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के घात को कहते हैं। बीमा किसी भौतिक राशि के, जो भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के घात यानी पावर, घात या घातांक को कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मूल मात्रक मेरे हैं, जो 7 हैं, उससे जो मेरा व्युत्पन्न मात्रक है, और उस पर जो घात चढ़ेगा, उस पर जो पावर आएगा, वही पावर कहलाएगा उसकी बीमा। बीमा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों को बड़ी कोष्टक यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मूल मात्रक, जैसे लंबाई का मूल मात्रक हम लोग जानते हैं L होता है, इस L को हम लोग इस ब्रैकेट के, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये बीमा दर्शाती है किसकी? भौतिक राशि की लंबाई की ये बीमा है। उसी तरह अगर द्रव्यमान m है
ये द्रव्यमान का बीमा है, समय का बीमा टी है, ये समय का बीमा है। अर्थात किसी भी मूल मात्रा को बड़ी ब्रैकेट के अंदर अगर निरूपित करते हैं तो वह उसकी बीमा कहलाती है, वह उसकी बीमा बन जाती है। तो इसीलिए परिभाषा वही है, किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के घात को बीमा कहते हैं। तो मूल मात्रक को हमेशा, मूल मात्रक जो है वो इस रूप में लिखा जाएगा, यानी भौतिक राशि को लिखा जाएगा। जैसे कि लंबाई को L मानते हैं, द्रव्यमान को M मानते हैं, मास, और समय को T, टाइम मानते हैं। और इसी तरह सबका होता है एम्पियर, यानी कि एम्पियर को A मानते हैं, केल्विन को K मानते हैं, कैंडेला को C, इस तरह सबकी बीमाएं हैं। तो ये इसकी बीमा है। किसी भी चीज की बीमा को इन्हीं चीजों के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। और व्युत्पन्न जो मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक का भी हम लोग बीमा इस मूल मात्रकों से निकालेंगे। किस तरह? इस तरह समझने के लिए है कि मान लिया जाए मेरे पास भौतिक राशि बल है, जिसको फोर्स बोलते हैं, ये फोर्स है। और फोर्स हम लोग जानते हैं F बराबर होता है द्रव्यमान, यानी ma द्रव्यमान गुना त्वरण, ये सब हम लोग जानते हैं। ma होता है द्रव्यमान को हम लोग याद रखना। अभी तो हम बोले कि मूल मात्रकों को जो हम लोग डिनोट करेंगे, लंबाई के लिए लेंथ का, ये भौतिक राशि लंबाई के लिए हम लोग L का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए मास का प्रयोग करेंगे, M का प्रयोग करेंगे, समय के लिए टाइम का प्रयोग करेंगे, T को, इसी तरह एम्पियर के लिए सबका अलग अलग होगा, सब सातों मूल मात्रक होगा। इस सातों मूल मात्रक को हम लोग उसके संकेत के रूप में और बड़ी ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। तो द्रव्यमान का अगर हम लोग अब बीमा निकालेंगे, किसका? बल का बीमा। बल का बीमा अगर निकालना है तो क्या करेंगे? इसके भौतिक राशि को मात्रकों के उस रूप में लिखेंगे, उसके बीमा के रूप में लिखेंगे। द्रव्यमान को m से डिनोट करेंगे, और त्वरण, अब त्वरण क्या चीज? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन तुम सब जानते हो, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि त्वरण बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब वेग को v से डिनोट करेंगे, v, और समय को t, ठीक है, t। अब वेग क्या है ये? वेग क्या चीज है? वस्तु जब कोई विस्थापन समय के साथ करता है तो वह वेग कहलाता है। यानी कि विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, बटा समय। और नीचे पहले से समय है, तो इसका मतलब यह है दो समय मेरे पास हो गया, एक विस्थापन हो गया और समय गुना समय, समय गुना समय, ये दो। अब विस्थापन चूंकि लंबाई से रिलेटेड विस्थापन दूरी है इसमें, तो इसको L कर देंगे, इसकी बीमा अगर लिख लेंगे तो L हो जाएगा। और समय दो ठो है तो T इंटू T, ये हो गया। तो ऊपर में तो L होगा और नीचे होगा T स्क्वायर, T बाहर दो स्क्वायर या अंदर दो स्क्वायर, ये दोनों चलेगा। तो ये हुआ। तो त्वरण का जो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, L बटा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये त्वरण का बीमा हो गया। यहां हम लिख देते हैं त्वरण बराबर वेग बटा समय, ठीक है। तो हम इसको एक साथ अगर मिला लें, एक ही ब्रैकेट के अंदर रहे, तो m हो जाएगा और l हो जाएगा, और t नीचे उसको ऊपर लेते जाओ, तो माइनस वहां पर जाकर ये हुआ। तो बल का जो बीमा है, बल का बीमा होगा mlt-2, mlt-2। अब यहां पर चूंकि हम अभी बता रहे थे
के भौतिक सातों मूल मात्रक लगते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर मेरे पास एम्पियर नहीं है, एम्पियर नहीं है तो जीरो होगा, केल्विन नहीं है तो वो भी जीरो होगा, और क्या कहते हैं मोल का नहीं है तो वहां पर भी मोल का भी जीरो होगा, यानी जो नहीं है उस पर जीरो पावर आएगा। इसलिए इस सब को नहीं लिखकर हम सिर्फ उतने को लिखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो बल की बीमा MLT होता है। ये जानने के लिए कि हम बल की बीमा MLT इसको याद रखेंगे तो ये मूल मात्रक के रूप में, यहाँ पर सारे मूल मात्रक हैं, सारे भौतिक राशि का मूल मात्रक लिखा हुआ है, उससे हम इसकी बीमा। उसी तरह अगर एक छोटा सा वेग की बात करते हैं अगले क्लास में, और हम बड़ा चीजों को बताएंगे। वेग तो आप सब जानते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन चूंकि लंबाई से रिलेटेड है, दूरी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग L का यूज कर देंगे। आप बीमा लेंगे तो इसकी बीमा L से कर देंगे, और समय का बीमा T होता है, इसको लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको एक साथ लिखने का क्या है, तो एक साथ हम इस तरह लिखेंगे, L तो रहेगा, T को ऊपर ले जाओ तो T-1 हो जाएगा। ये वेग का जो वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, इसकी जो डायमेंशन होगा LT-1 होगा, यानी LT इनवर्स भी बोल सकते हैं, LT-1 बोल सकते हैं, या LT इनवर्स बोल सकते हैं। ये लेकिन इसमें सारी चीज m नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि m पर जो पावर जीरो दे देंगे, क्योंकि घातांक के रूप में हमेशा परिभाषा ही है उसका कि उसके मूल मात्रकों के घात के रूप में लिखा जाता है, घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो m नहीं है तो m दे देंगे, l दे देंगे, t इनवर्स दे देंगे। ये हो गया वेलोसिटी, वेग का बीमा m0 LT-1। अब बातें आती है आयतन। अगर कहो कि आयतन, किसी भी चीज का आयतन जो स्थान घेरता है वही तो आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम जो है हम सब जानते हैं, वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये मेरा आयतन का परिभाषा है, आयतन का फॉर्मूला है। अब इसका बीमा निकालना अगर जानते हैं, चाहते हैं, तो ये सारे के सारे, क्योंकि लंबाई का L, चौड़ाई तो एक प्रकार का लंबाई है, इसका भी L, ऊंचाई भी लंबाई से डिनोट होगा तो इसका भी L, इसका मतलब L3, आयतन का बीमा L3। ये इस तरह करके हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा को हम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगले जो मेरा क्लास होगा उस क्लास में हम बीमा के बारे में डिटेल से बताएंगे और वहां पर बीमा बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद।